डैड हमेशा कहते हैं कि जब इंसान पर मुसीबतें आती हैं तब उसकी सही परीक्षा होती है। मुसीबतों को कौन चाहता है? कोई नहीं। लेकिन फिर भी कभी ना कभी सब पर मुसीबतें आती हैं और उनसे लड़ना ही जिंदगी है। और ऐसे मौके पर हमें कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर एक इंसान भी कमजोर हो जाता है ना, परिवार का एक सदस्य भी कमजोर हो जाता है तो सब कुछ टूट जाता है। दीदी, दीदी, आज मुझे पता चला कि आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कैसे कर लेती हैं। जाहिर सी बात है, आप प्रकाश भैया की बहन जो है। नमस्कार दुर्गा प्रसाद जी। नहीं, आप लेटे रहिए प्लीज। ओ दुर्गा प्रसाद जी, ये जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ। सब तकदीर के खेल है नारायण जी। लगता है कि ऊपर वाले की कृपा हम पर कुछ कम हो गई है। बिजनेस में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं, पर इतने ज्यादा मैंने जिंदगी में पहली बार देखे हैं। भाभी माँ कहा करती थी कि हमेशा धीरे चलना चाहिए। शायद हम ही लोगों ने उनकी बात नहीं मानी और एकदम छलांग लगाने की कोशिश की। वैसे काम तो आप लोगों ने अच्छा ही किया था और एजेंट भी अच्छा था, तो शायद हालात ही कुछ ऐसे हो गए कि उनका आप पर बस नहीं रहा। आप अनुभवी हैं नारायण जी, इसीलिए ऐसी बातें करते हैं। लेकिन हम लोग तो इतने निराश हो गए हैं कि अपने बच्चों को जवाब देने के लायक नहीं रहे। दुर्गा प्रसाद जी, मेरा अनुभव कहता है कि आपको इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। वैसे आप अपने एग्रीमेंट की एक कॉपी मुझे दे दीजिए, मैं भी स्टडी करूंगा। हो सकता है कोई क्लॉज या कोई कानून निकल आए जो हमारे काम आ सके। वो तो मैं आपको दे दूंगा नारायण जी, लेकिन ऐसे मामलों में बहुत आसानी से या जल्दी से तो रिकवरी होती नहीं। 8-10 साल के बाद कुछ रिकवरी हुई तो बस काम की। खैर, अब तो सुप्रिया की बात बताइए, कैसा रहा उसका अमेरिका का टूर? अब क्या बताऊं दुर्गा प्रसाद जी, अमेरिका के डॉक्टर ने भी यही कहा कि सुप्रिया का सुख ज्यादा दिन हमारे नसीब में नहीं है। मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं अपने पोते को अपनी गोद में ले सकूंगा या नहीं। हौसला रखें नारायण जी, ये हम सब की परीक्षा का दौर है।
आप तो जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब पहले विष निकला था, बाद में। बस यही मान लीजिए कि ये विष निकलने का दौर है, और जो अमृत की कामना करता है उसे विष तो पीना ही पड़ता है। हेलो हेलो सुमन, मैं सुप्रिया बोल रही हूँ। भाभी, कैसी हैं आप? सुमन, मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। मैं आपसे मिलने बहुत जल्द आऊंगी भाभी। ठीक है। राम, जी भैया। तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए? भैया आप बिजनेस के बारे में जो भी फैसला करना चाहते हैं बाद में कीजिएगा। आज सबसे पहले मेरे और बॉबी के भविष्य के बारे में फैसला होगा। सुषमा, ये तुम क्या बात कर रही हो? गुस्सा नहीं बेटे, सुषमा को जो कुछ भी कहना है कहने दो। बोलो। चाचा जी, आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे और राहुल को इस बिजनेस में इन्वॉल्व किया। अब जब नुकसान हो रहा है तो ये नुकसान हम पर जबरदस्ती क्यों लादा जा रहा है? सुषमा, बेटे तुम समझ प्लीज चाचा जी, आप चुप रहिए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आप भी वही कहना चाहते हो जो इस वक्त सब लोग कहना चाहते हैं, लेकिन मैं पूछती हूँ मेरा कसूर क्या है? यही कि मैं सबका आदर करती हूँ और चुप रहती हूँ। जब प्रांजल इस घर से अलग हो गई तब उसे किसी ने कुछ नहीं कहा। चंद्रिका ने अपना एक भी पैसा बिजनेस में नहीं लगाया, तब सब लोग खामोश रहे। तो फिर हर बार मैं और बॉबी क्यों सफर करें? बेटे, जब हमने ये बिजनेस शुरू किया था तो ये सोचकर नहीं शुरू किया था कि कोई सफर करे, लेकिन परिस्थितियां ही ऐसी आ गई हैं कि हम लोग मजबूर हैं बेटे। और तुम ये क्यों सोचती हो कि जानबूझकर सब तुम्हारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं? अब जानबूझकर कर रहे हैं या ना समझे में, हमेशा नाइंसाफी तो मेरे साथ ही हुई है ना। सुषमा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। प्लीज आज आप चुप रहिए। आज सबसे पहले मैं सिर्फ अपने बेटे के भविष्य के बारे में फैसला करूंगी। मैं उसकी माँ हूँ और उसे सड़कों पर भीख मांगते हुए नहीं देख सकती मैं। इसकी नौबत नहीं आएगी सुषमा भाभी। आप यही जानना चाहती हैं ना कि मैंने बिजनेस में पैसा क्यों नहीं लगाया? वो इसलिए क्योंकि मैंने इस पैसे को कभी अपना पैसा समझा ही नहीं। बिजनेस में नुकसान तो आज हुआ है, लेकिन मैंने तो बहुत पहले से ये सारी प्रॉपर्टी बॉबी के नाम कर दी थी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये प्रॉपर्टी कल भी बॉबी की थी, आज भी है और हमेशा रहनी चाहिए। ये लीजिए। लाल भैया क्या कर रहे हैं आप?
कुसुम, तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम्हें मैसेज देकर मिलने के लिए बुलाना पड़ता है। दीदी, आप नहीं जानती कि मैं कितनी... हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ। तुम इतनी परेशान हो कि मेरे पास भी नहीं आना चाहती। कौन सा मुंह लेकर आऊं दीदी? दीपक ने जो कुछ भी किया है... दीपक ने अगर कुछ किया भी है तो क्या हुआ? देखो, मैं और प्रकाश ये जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं? नहीं पगली, सभी के लिए कर रहे हैं। दीदी, हाँ कुसुम, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? देखो, थोड़े दिनों तक मुझे तुम सबका साथ चाहिए, तुम्हारा भी और दीपक का भी। बोलो, तुम मेरे पास रहोगी ना? हाँ दीदी। तुम मुझे ही समझा रहे हो वीरेंद्र? सुषमा ने जो किया वो ठीक किया। आज सबके सामने उसने मेरा सर झुका दिया। चंद्रिका उससे छोटी है, लेकिन आज उसने प्रूफ कर दिया कि वो हम सब में सबसे बड़ी है। भैया, भैया आप ये क्यों भूलते हैं कि सुषमा भाभी एक माँ भी है, और हर माँ अपने बच्चे के भविष्य के बारे में तो सोचती ही है ना। लेकिन इस तरह से नहीं वीरेंद्र, सुषमा को तो समझाना ही पड़ेगा। भैया, वक्त आने पर भाभी अपने आप सब कुछ समझ जाएंगी, लेकिन अभी उनसे कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। भैया, आप उनसे कुछ नहीं कहेंगे? प्लीज प्लीज भैया। अरे अरे दीदी, ये क्या कर रही है आप? लाइए, मुझे दीजिए। नहीं कुसुम, मैं जब तक हूं मैं ही इसे पानी देती रहूंगी। दीदी मुझे आइए आइए दुर्गा प्रसाद जी, माफ कीजिएगा आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं रस्तोगी साहब। बैठिए बैठिए। थैंक यू। कहिए दुर्गा प्रसाद जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? रस्तोगी साहब, सारे हालात तो आप जानते ही हैं। इस डील ने इस बार हमें बहुत परेशानी में डाल दिया है। आप ये बताइए रस्तोगी साहब कि उस पार्टी की बैंक गारंटी का अब क्या स्टेटस है इन हालात में? दोनों देशों के बीच जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुए हैं और जो आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं, उसके आधार पर तो इस बैंक गारंटी का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। ये आप क्या कह रहे हैं रस्तोगी साहब? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं मतलब ये तो सरासर... इस स्थिति में अब हमें क्या करना चाहिए रस्तोगी साहब? मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ दुर्गा प्रसाद जी,
लेकिन मजबूर हूँ। आज सुबह ही चेयरमैन साहब ने मीटिंग बुलाई थी और इन्हीं हालातों पर डिस्कशन हुए। आप तो जानते हैं कि इसका असर कई पार्टियों पर पड़ेगा। सभी के शॉर्ट टर्म लोन है और चेयरमैन साहब ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि लोन की रिकवरी जल्द से जल्द की जाए। ये कोई बात है? ये तो कोई प्रैक्टिकल बात नहीं हुई। आप हमारी चेयरमैन से मीटिंग करवाइए, हम बात करते हैं उनसे। चेयरमैन साहब पर भी फाइनेंस मिनिस्ट्री का प्रेशर है, आप ये पढ़ लीजिए। दुर्गा प्रसाद जी, मेरे जितने भी पावर्स हैं उनके तहत मैं आपको कुछ वक्त दिलवा सकता हूं और ज्यादा से ज्यादा कुछ इंस्टॉलमेंट्स। इससे ज्यादा तो मैं भी कुछ कर नहीं सकता। भाई बैंक का मामला है, आपको पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है दुर्गा प्रसाद जी, मैं जानता हूं कि लोन का अमाउंट बहुत बड़ा है। अगर आपकी फाइल लीगल डिपार्टमेंट में चली गई तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। आई एम सॉरी। तुमने क्या सोचा है राम? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा भैया। समझ ही नहीं आता किसे दोष दें। ये प्रपोजल हमारी नहीं राम, जब हम प्रॉफिट का क्रेडिट अपने आप को देते हैं तो लॉस का भी तो अपने आप को ही देना चाहिए। इस तरह से मत सोचो। बिजनेस में तो उतार चढ़ाव पहले भी आते रहे हैं। कई बार तो तुमने खुद हारी हुई बाजी जीती है। वो तो ठीक है भैया, लेकिन इतनी बड़ी बाजी आज के पहले हम लोगों ने कभी नहीं खेली। पापा। अरे सुरेंद्र, आओ आओ बेटे आओ। चाचू। प्रणाम बेटी। आओ सुरेंद्र। प्रणाम चाचू। जीते रहो बेटे, जीते रहो। ठीक हो बेटे? प्रांजल कैसी है? पापा हम सब तो ठीक है, लेकिन ये फॉरेन की डील में क्या हो गया? वहाँ के हालात बहुत खराब हैं सुनो। पापा। हाँ हाँ बेटे, अब हो जाता है कभी कभी ऐसा भी बेटे। अब तुम्हें तो पता ही है, जब हम लोगों ने डील की थी तब तो हालात नॉर्मल थे। हाँ चाचू, लेकिन अब हालात बदल गए हैं और मैं क्या समझता नहीं कि अगर हालात यही रहे तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। पापा, चाचू, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब आपका दिया हुआ है। मुझे तो काम तक चाचू ने सिखाया है। पापा मुझे बताइए कि मैं आप लोगों के लिए क्या करूं। देखिए, भगवान की दया से और आपके आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है। मेरा काम भी ठीक चल रहा है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। पापा, चाचू, मैं चाहता हूं कि मैं लोकल बिजनेस में आप लोगों का हाथ बटाऊं, आप लोग की मदद करूं। प्लीज पापा। तुम वाकई में बहुत बड़े हो गए हो सुरेंद्र, नहीं राम? बेटे, लेकिन तुम्हारा अभी नया नया काम है, उसी को तुम संभालो। और फिर हम और तुम अलग अलग हैं क्या? हमारे सुख दुख तो एक ही है ना बेटे। कभी जरूरत पड़ी तो तुम ही से कहेंगे। लेकिन बेटे अभी नहीं।
तुम यहाँ की चिंता छोड़ो, तुम अपना काम संभालो। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पापा आओ साथ बैठकर चाय पीते हैं।